गुड मॉर्निंग क्लास। आज से हमारा रिविजनरी सेशन शुरू हो रहा है। ठीक है, हमने जो कुछ पहले पढ़ा है हम शॉर्ट में उन सब चीज़ों के साथ डील करेंगे। बेसिकली ये जो आपका रिविजन मैराथन चल रहा है वो सिर्फ आपके लिए है। आप अपनी क्वेरीज लेके आइए, क्लियर करिए। ये मेरे लिए नहीं है कि मैं जो कुछ आपको 1 महीने 1.5 महीने लेके पढ़ाई थी वो वापस मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, सो दिस रिविजनरी सेशन इज फॉर यू ऑल कि अगर आपकी कोई क्वेरीज रही हैं उस 1.5 महीने में आप उसे आके मुझसे क्लियर करें। ठीक, पहला एक ये क्वेरी आया था, एक एमसीक्यू है, प्राइस लिस्ट मैनुअल्स परचेज ऑर्डर्स आर एग्जांपल्स ऑफ। 4 ऑप्शंस थे, हॉरिजॉन्टल, इंटरनल, एक्सटर्नल और वर्टिकल कम्युनिकेशन। ठीक है, पहले मुझे ये बताओ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, इंटरनल, एक्सटर्नल और वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है? बोलो, कम्युनिकेशन क्या होता है? अब इस बार मैं नहीं समझाऊंगी, मैं सिर्फ क्वेश्चंस पूछूंगी, आंसर मुझे आप सबसे ही चाहिए। सो व्हाट इज कम्युनिकेशन? एक बार में एक जनी हाथ उठाओ, बताओ। शक्ल देखने आए हो मेरी? नहीं पढ़े हो? बोलो। देखो, उसको तो हम इसलिए इतना पकड़ रहे हैं क्योंकि वो शुरू से एंड तक मेरी क्लास में था। आई थिंक तुमने लास्ट में मेरी क्लासेस की हैं फिजिकली आके, लेकिन रिवीजन तो सब नहीं किया है। नहीं किया है तो क्या कर रहे थे? रिवीजन नहीं किया तो क्या कर रहे थे? ये लंबा लगता है। तो हमारे रिविजनरी सेशंस भी 1.5 घंटे के ही होने वाले हैं। समझ रहे हो? तो ये एग्जाम्पल देने से नहीं होगा कि मैम 1.5 घंटे के मेरे आपके सेशंस थे तो उसको मैं कैसे पढ़ता। बोलो। और ये तो सिंपल सी चीज़ है जो बहुत पहले से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे कि प्राइस लिस्ट, मारे कम्युनिकेशन क्या होता है, एक्सटर्नल, इंटरनल। हेलो, क्या? वो तो खुद ही बेचारे की नैया डूबी हुई है, वो तुमको क्या बताएगा? तो ये क्लास से पहले या क्लास के बाद पूछा जा सकता था, नहीं है ना? अभी फिलहाल मैम कुछ पूछ रही है, उस पर फोकस करके उसका आंसर दो। कम्युनिकेशन क्या होता है? अच्छा, और किसी का कोई डिफरेंट आंसर? बताओ। Communication is basically exchange of ideas, opinions or feelings and thoughts between persons. Acha, if I am talking to myself, if I am communicating to myself, is it communication? So first feature of communication is what? That there must be at least 2 persons. ठीक है, जैसे हम जो कर रहे हैं वो भी कम्युनिकेशन है। क्लियर? अगर मैं एक किसी सिंगल पर्सन के साथ कम्युनिकेशन का बात कर रही हूं तो दैट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन। ठीक, जहां तक बात है इस क्वेश्चन की, करेक्ट आदर्श, जहां तक बात है इस क्वेश्चन की कि प्राइस लिस्ट, मैनुअल्स एंड परचेज ऑर्डर्स आर एग्जांपल्स ऑफ। सॉरी, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है? करेक्ट,
जब कम्युनिकेशन सेम लेवल पे होता है, सेम लाइन ऑर्गेनाइजेशंस। लाइन ऑर्गेनाइजेशन का कभी डायग्राम देखा है? कल की क्लास में देख के आना, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज, हंसो मत, एक आंसर दिए हो तो। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है जब सेम लेवल वालों के बीच होता है, दैट इज अगर आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हो तो वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है। बट अगर मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूं और आप मुझसे फीडबैक ले रहे हैं तो वो क्या है? करेक्ट, वो है वर्टिकल कम्युनिकेशन। समझ में आया? इसके बाद हमारा दो और ऑप्शन था, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। गुड मॉर्निंग हर्ष, इधर बैठो, आगे सीट खाली है। हाँ गुड, तो आगे ही बैठो फिर। नेक्स्ट चीज क्या थी? इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। आप बताएंगे क्या नाम है आपका? अर्नब पांडे, बताइए। बच्चे लेट ज्वाइन करना बोल के अब नहीं होगा ना, एग्जाम कितना दिन दूर है आप लोग का? 20 डेज। बोलो हर्ष, बुक बंद, जिसकी भी बुक खुली है बुक बंद। बताओ इंटरनल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल माने तो जो बाहरी कम्युनिकेशन, मतलब जो कंपनी के बाहर से रिलेटेड बातें हैं, और इंटरनल माने जो कंपनी के अंदर की। करेक्ट। इसे अगर हम थोड़ा सा अच्छे से प्रेजेंट करें तो इंटरनल कम्युनिकेशन इज द कम्युनिकेशन दैट हैपन्स विद इन अ स्पेसिफाइड बाउंड्री। जैसे कि अगर एक कंपनी के अंदर कम्युनिकेशन हो रहा है, कंपनी बाउंड्रीज के विद इन कम्युनिकेशन हो रहा है, तो वो इंटरनल कम्युनिकेशन है। बट अगर वो कंपनी एक्सटर्नली बाहर किसी के साथ बात कर रही है, अगर अपने कस्टमर्स के साथ, अपने इन्वेस्टर्स के साथ या किसी भी और थर्ड पर्सन के साथ बात कर रही है जो कि कंपनी का पार्ट नहीं है, सो वो होता है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। अब इसमें मैंने आपसे एक चीज़ बोली थी, मैंने जब आपको एक्सटर्नल कम्युनिकेशन बोला तो मैंने इन्वेस्टर्स को काउंट किया, ठीक है। सो इन्वेस्टर्स कंपनी के लिए इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? कैसे एक्सटर्नल है? क्योंकि वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनका कोई रोल नहीं कंपनी में, क्योंकि वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट। सी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोल स्पेसिफिक नहीं होता है, ठीक है। एक पर्सन इंटरनल है आपके ऑर्गेनाइजेशन को या एक्सटर्नल है, वो उसके रोल पे स्पेसिफिक नहीं होता है। क्यों? आपका जो इन्वेस्टर है वो भी तो आपकी कंपनी में पैसे लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, ठीक है। और जब आप कहीं पैसे लगाते हैं तो आपका होल एंड सोल मोटिव क्या होता है कि वो पैसा किस तरह से यूटिलाइज हो रहा है या उस पर आपको क्या रिटर्न मिल रहा है, वो आप जानने में इंटरेस्टेड होते हैं। सो वो आपको इंटरनली पता चलेगा या एक्सटर्नली रह के पता चलेगा? ऑब्वियसली इंटरनली रह के, ठीक है। ऑल्दो वो डे टू डे कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं बनता है, उसे डे टू डे फंक्शनिंग से कोई मतलब नहीं है, बट स्टिल he wants to होता क्या है, but still he wants information about company's progress। तो हमारा इन्वेस्टर एक्सटर्नल ही होता है क्योंकि वो कंपनी के डे टू डे इंफॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है। क्लियर? अच्छा, कमिंग बैक टू ये प्राइस लिस्ट, मैनुअल्स एंड परचेज ऑर्डर। क्वेश्चन था मिस्टर लेट लतीफो, कल से क्लास अगर 9:30 बजे की है तो आप मुझसे पहले क्लास में पहुंचेंगे, अगर मुझसे बाद पहुंचेंगे तो उस दिन की क्लास आपकी एंट्री बंद, ठीक है। ये हो गया जब मैं नॉर्मल क्लास ले रही थी, तब जो जितने बजे आ रहा था इट वॉज फाइन, बट अब ये चीज मुझे नहीं चलेगी। बाहर बैठो, बाहर बैठ के मीटिंग ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? क्वेश्चन ये था, साक्षी आई गेस, ठीक है ना? हाँ,
प्राइस लिस्ट, मैनुअल्स और परचेज ऑर्डर्स आर एग्जांपल्स ऑफ। ठीक है, प्राइस लिस्ट क्या होता है? ये एक पेपर या पीस होता है जिसपे आपके डिफरेंट प्रोडक्ट्स की प्राइजेस लिखी होती हैं या प्राइजेस कोटेड होती हैं। तो आप अपनी कंपनी में ही तो नहीं ना बताओगे कि मेरे इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, या आप अपने कंपनी में प्राइस लिस्ट नहीं दोगे ना। जैसे सपोज हर्ष की एक बिजनेस है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। हर्ष को अपने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए मशीन्स चाहिए, उसको डिफरेंट डिफरेंट पावर के मशीन्स लगते हैं, तो वो प्राइस लिस्ट मंगवाता है डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चरर से जो कि मशीन मैन्युफैक्चरर्स है। तो वो उनसे कहता है कि आप अपने कोटेशंस भेजिए, ठीक है, आप अपने मशीन्स के कोटेशंस भेजिए। तो वो क्या है? वो प्राइस लिस्ट होती है। ठीक है, दूसरा है मैनुअल्स एंड देन है परचेज ऑर्डर्स। मैनुअल्स क्या होता है? किसी भी चीज को किस तरह से करना है। जैसे आपने देखा होगा, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेज करते हैं तो उसके साथ आपको एक बुकलेट टाइप की दी जाती है या एक लीफलेट टाइप की दी जाती है। तो उसमें वो क्या होता है? वो बेसिकली मैनुअल होता है ना, आपको गाइड करता है कि किसको किस तरह से करना है। अब जैसे कोई कॉम्प्लेक्स मशीन है तो उसको किस तरह से इंस्टॉल करना है वो उस लीफलेट या बुकलेट में लिखा होता है। तो दैट इज व्हाट इज मैनुअल। थर्ड है हमारा परचेज ऑर्डर। जैसे कि मैंने अभी हर्ष की कंपनी का एग्जांपल लिया था, तो उसमें उसने कोटेशंस मंगाए, प्राइस लिस्ट मंगाए। अब क्या है? वो बेस्ट सेलेक्ट करके ऑर्डर प्लेस करेगा, तो दैट इज व्हाट इज परचेज ऑर्डर। तो अब बताओ चारों में से कौन सा ऑप्शन इनका एग्जांपल है? एक्सटर्नल। समझ में आया? कोई भी काम विद इन द कंपनी नहीं हो रहा है। प्राइस लिस्ट भी बाहर से आ रही है, आपका मैनुअल्स भी क्या है? कहीं बाहर की खरीदी हुई मशीन का पार्ट है, और आपका परचेज ऑर्डर भी। क्लियर हुआ ये आंसर? और किसी का कोई डाउट कम्युनिकेशन से? क्या? किनको बुला रहे थे? जाइए। और किसी का कोई डाउट कम्युनिकेशन से, या मैं अपने डाउट्स लेके आऊं? अब सी आई फैक्ट बता रही हूं, मैं इस क्लास के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं आई हूं। ठीक है, मुझे 2 दिन पहले कॉल आया कि मैम ऐसे ऐसे रिविजनरी सेशन शुरू करना है, तो आप कब से फ्री हैं? मैंने बोला आपको जब समझ में आप कर लीजिए। सो मैं इस क्लास के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हूं, बट फिर भी इतने डाउट्स है कि मैं ये 1.5 घंटे आराम से निकाल दूंगी। तो अगर तुम्हारे डाउट से तो पूछ लो, क्योंकि मेरे डाउट शुरू होंगे तो सबकी लंका लग जाएगी। समझ रहे हो? लाइव सेशंस में किसी के कोई डाउट्स? नहीं? बोलो। क्या इसमें सही गलत आंसर मार्क्ड है क्या? हाँ ठीक है, चलो देते। पहला है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन के पैरेलल एक और क्या हमने पढ़ा था? किसने बोला? नाम क्या है? प्रशांत। तो ओरल और रिटन 2 कम्युनिकेशन थे, और ये दोनों कम्युनिकेशन किसके फॉर्म थे? वर्बल कम्युनिकेशन के। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन इज व्हाट? व्हेन वी यूज वर्ड्स टू एक्सप्रेस आवर आइडियाज, ओपिनियंस, फीलिंग्स और थॉट्स। क्लियर? सो ओरल क्या होता है? जब हम बोलकर अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, और रिटन होता है जब हम अपने आप को लिखकर एक्सप्रेस करते हैं। यहां पे आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। पहला है आपके पास सेव्स टाइम, दूसरा है इकोनॉमिकल, तीसरा है नो रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस, और नन ऑफ दीज। ओरल कम्युनिकेशन वाला सेक्शन निकालो अपनी बुक्स में, निकालो।
आप सब भी लाइव सेशंस वाले अपने पीडीएफ बुक मटेरियल जो भी आपके पास है उसमें आप ओरल कम्युनिकेशन का सेक्शन निकालिए। निकला? किसी एक का तो निकला? तो आप बोलेंगे कि मैम निकाल लिया मैंने। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दिया है वहां पे? नहीं दिया है, सिर्फ ओरल कम्युनिकेशन के बारे में एक पैरा है, ठीक है। आई थिंक इसमें एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होने चाहिए। अच्छा, इसमें भी आपको सिर्फ वही दिया, ठीक है। आप समझो, ओरल कम्युनिकेशन में सेव्स टाइम, ये तो इसका एडवांटेज है। इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है? कॉस्ट इफेक्टिव एंड नो रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर प्रेफरेंस, ठीक है। ये बात भी सही है कि ओरल कम्युनिकेशन में हमारे पास फ्यूचर प्रेफरेंस के लिए कोई रिकॉर्ड नहीं होता है एंड ओरल कम्युनिकेशन सस्ता होता है। देयर आर टू डिसएडवांटेजेस विच कैन क्लियरली फिट, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन? इकोनॉमिकल क्या है कि ओरल कम्युनिकेशन सस्ता होता है, और दूसरा क्या है? नो रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर प्रेफरेंस। ये साक्षी आपने कहाँ से किया है? ऐसे रैंडमली, मतलब कहीं से भी पेपर लगा लिया है? किसी ऐसे ही किसी वेबसाइट से किया है ना? सी, ओरल कम्युनिकेशन सस्ता होता है, ये इसका एक एडवांटेज हुआ, क्लियर। कई बार क्या होता है ऑनलाइन भी की, इवन आपके जो आपको हैंड रिटन मटेरियल्स प्रोवाइडेड होते हैं, कई बार उसमें आंसर्स गलत होते हैं, ठीक है। इसका आंसर यही होगा कि नो रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर प्रेफरेंस, ठीक। बिकॉज सस्ता है, इकोनॉमिकल है, ओरल कम्युनिकेशन के लेकर ये सही है, ठीक। तो ये इसका एक एडवांटेज हुआ, सेव्स टाइम इसका एडवांटेज हुआ। बट नो रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर प्रेफरेंस, ये तो बहुत क्लियरली विजिबल है, क्योंकि हमने ये चीज़ बात की है कि क्यों रिटन कम्युनिकेशन को प्रेफरेंस दिया जाता है। समझ में आया? क्लियर? और कुछ? सो कई बार ऐसे वेबसाइट्स वगैरह से जब आप लगाते हैं तो काफ़ी बार चांसेस होते हैं कि वो गलत आंसर्स दें, ठीक है। इवन वेल रिकॉग्नाइज्ड वेबसाइट्स के भी कई बार ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। सो कमिंग बैक, और कुछ है? समझाएं? समझा रहे हैं। कौन समझाएगा? बैठे थे ना अभी, समझाओ। हमें पता नहीं क्यों इसका जिस तरह का पेपर ये लिख के आएगा ना, हमें बहुत क्लियरली विजिबल है। नहीं, जनवरी का तो नहीं देगा, क्योंकि जब पहला रिजल्ट आएगा तो उसके बाद समझ में आएगा कि इसको करना क्या है। अगर उसके बाद मोटिवेट होगा कि नहीं अच्छे से पढ़ेंगे देंगे तो बात सही है, क्योंकि ये जिस तरह से शॉर्टकट अपनाता है ना बेटा, शॉर्टकट ही रह जाएगा फिर। समझ रहे हो? तुमको समझ में आ गया? अच्छा, सीएस बनना है ना? यहीं बैठे हो ना? अगर पता हो तुमको तो जब मीटिंग्स वगैरह होती हैं, ठीक है, सीएस की सीए की जो आप पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, तो जो मीटिंग्स वगैरह होती है ना, उसमें जितना रिटन का वेटेज होता है उतना ही ओरल का वेटेज होता है। जब आप मीटिंग में बैठे होते हो ना, तो आपके जो कलीग्स है या अदर मेंबर्स है वो आपका हैंड रिटन फॉर्मेट नहीं पढ़ेंगे,
क्लियर? वो उस समय आपकी बोली ही सुनेंगे। क्या आप बोलकर अपने आप को किस तरह से अपनी बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वही होगा। और सीए का काम तो खैर छोड़िए, बहुत बात का आता है जब वो फाइनेंशियली कंपनी फंसती है। सीएस का काम तो तब आता है जब वो एथिकली फंसती है। समझ में आया? और सीएस को ज्यादा बोलना होता है, क्योंकि एक अगर कभी केसेस वगैरह देखे होंगे या अभी ये सब नेटफ्लिक्स सीरीज और की सीरीज क्रिमिनल जस्टिस वगैरह ये सब इतनी चल रही, देखा होगा तो वकीलों का काम क्या होता है? बोलना, प्रूफ प्रेजेंट करना। जज सिर्फ प्रूफ देखती है, वो आपके पूरा हैंड रिटन फॉर्मेट नहीं पढ़ेगी कि केस में इस पर्सन ने ये बोला, उस पर्सन ने ये बोला। आपकी बोली पे ही सब है। यही काम आपका भी होता है कि कंपनी एथिकली चले, ये आप देखें। समझ में आ रहा है? तो शॉर्टकट वहां अपनाओगे बेटा तो कंपनी कहेगी आप जाइए। क्लियर? सो इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या होता है? जब विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन हम कम्युनिकेट करते हैं तो वो इंटरनल कम्युनिकेशन होता है। आप थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाओ क्योंकि आप मेरे को दिख नहीं रहे हो। समझ में आया? जैसे कि अभी हम जो बात कर रहे हैं ये इंटरनल कम्युनिकेशन हुई। क्लियर? क्योंकि एलईसी एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप जहां पढ़ रहे हैं, आपका ये एजुकेशन सेंटर एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर अगर कोई भी किसी से बातचीत कर रहा है तो वो इंटरनल कम्युनिकेशन। अंदर का मतलब ये नहीं कि जब तक प्रीमाइसेस के अंदर है तब तक ही आप इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, आप इस सेंटर का पार्ट है। एज ए स्टूडेंट आप इस सेंटर का पार्ट है। तो ये सेंटर आपसे जो भी कम्युनिकेशन करेगा वो इंटरनल कम्युनिकेशन होगा। बट यही सेंटर अगर किसी नए स्टूडेंट को, कोई नया स्टूडेंट आता है एडमिशन लेने के लिए किसी कोर्स के लिए, तो जब वो सेंटर बात करता है तो दैट इज एक्सटर्नल, क्योंकि वो पर्टिकुलर पर्सन अभी तक हमारे इंस्टीट्यूट का पार्ट नहीं बना है। क्लियर? सिमिलरली जो अभी मैंने एग्जाम्पल के थ्रू कहा था, इंटरनल कम्युनिकेशन क्या हुआ? एक ऑर्गेनाइजेशन जब अपने एम्प्लॉइज, अपने वर्कर्स से बात करती है, अपने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स से बात करती है, तो वो इंटरनल कम्युनिकेशन होता है। और एक्सटर्नल होता है जब वो बाहरी लोगों से बात करती है। ठीक है? बाहरी लोग कौन हो गए? किसी नए इन्वेस्टर को कंपनी में लाना है, गवर्नमेंट हो गई, कस्टमर्स हो गए। ठीक है? क्लियर हुआ आपको? और किसी का कोई डाउट? लाइव सेशंस में भी जो बच्चे, अगर उनको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। 7 C's की समरी किसी को याद है? 7 C's कितने लोगों ने यस बोला? क्यों भाई? पढ़े हैं पर याद नहीं है। अच्छा, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन के साथ मैंने कुछ और भी पढ़ाया था। करेक्ट। बताओ। कुछ नहीं होने वाला है, आओ वापस शुरू करें। कम्युनिकेशन क्या होता है ये हमने देख लिया। ये लैटिन वर्ड कम्युनिस से डिराइव होता है जिसका मतलब होता है टू शेयर। क्लियर? Communication is a process by which information is exchanged between individuals through a common system of symbols, signs और behavior. Gesture और posture के बीच क्या डिफरेंस है? What is this gesture? Posture standing position को कहते हैं, gesture को इशारा और body का। So gesture is basically your expressions, whereas posture is basically your physical appearance. ठीक है? Gesture is your expression. ठीक है? The way you treat is referred to as your gesture. ठीक है? जब आपके घर पे कोई गेस्ट आता है तो आप उसको जिस तरह से वेलकम करते हैं, that is your gesture. ठीक है? एंड पॉस्चर इज योर फिजिकल अपीयरेंस। आप किस तरह से खड़े हैं। जैसे कि मैंने, अगर आपको याद होगा तो जब हम ये पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था कि अगर एक फॉर्मल मीटिंग चल रही है या आप अपने सुपीरियर के सामने खड़े हैं
तो आप एक स्टैंडर्डाइज पोजीशन में खड़े होते हैं, ना कि आप टेबल पे लीन करते हुए, वॉल पे लीन करते हुए, या अपने एक लेग पे ज़्यादा स्ट्रेस देते हुए, जो हम एक साइड बेंड होके जो खड़े होते हैं फ्रेंड से बात करते हुए। तो ये सब चीज़ें आप नहीं कर सकते। तो ये क्या है? ये पोस्चर होता है। जेस्चर इज योर एक्सप्रेशन, योर कंडक्ट। क्लियर? आपका बेसिक फोकस है कि बिजनेस कम्युनिकेशन, आपका पूरा चीज रिवॉल्व हो रहा है अराउंड बिजनेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है? आइडिया डेवलप होता है सबसे पहले, उसके बाद इनकोडिंग होती है, देन ट्रांसमिशन होता है, दैट इज द चैनल डिसाइड करते हैं, उसके बाद रिसेप्शन होता है, डिकोडिंग होती है, एंड देन फीडबैक होता है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है जो कि हर प्रोसेस पे होता है, दैट इज वॉइस। डेवलपमेंट ऑफ एन आइडिया को मैंने एक और कहा था कि यहाँ पे सेंडर भी हो सकता है, ठीक है, या तो डेवलपमेंट ऑफ एन आइडिया या फिर सेंडर होता है। ठीक, तो ये है आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये बहुत जनरल सी चीज है, अगर आप खुद भी सोचे तो इसको कुछ याद रखने वाली बात नहीं है। जब तक आपको अगर कोई कम्युनिकेशन स्टार्ट करना है तो पहले आपको एक टॉपिक चाहिए होता है, तो दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एन आइडिया। इनकोडिंग की बात ये क्या क्यों आई है? क्योंकि हम बिजनेस कम्युनिकेशन में बात कर रहे हैं, तो बिजनेसेस में बहुत इंपॉर्टेंस होता है, बहुत केयरफुल होना होता है हम जब कम्युनिकेट करते हैं। हमें पता होना चाहिए कि हमें किसको क्या कैसे कम्युनिकेट करना है। लेकिन इस चीज़ को आप अपने डेली उसमें रिमेंबर करने के लिए क्या कर सकते हैं? आप अपना स्कूल सिनेरियो याद कर सकते हैं कि अगर कोई ऐसी बात हुई है जो आपको अपने फ्रेंड को बतानी है, ठीक है, बट क्योंकि आप ऑनगोइंग क्लास में आप उस बात को बोलने से रोक भी नहीं पा रहे हैं खुद को, और आप वर्बली बोल भी नहीं सकते हैं, सो आप क्या करते हैं? जेस्चर्स का इस्तेमाल करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको इतना भरोसा होता है कि आप जिस अपने फ्रेंड को कन्वे करेंगे वो आपके फेशियल एक्सप्रेशन से आपकी बात को समझ जाएगा, जो कि आपने अपने स्कूल लाइफ में बहुत ज़्यादा किया होगा। तो दैट इज इनकोडिंग। जब आप अपनी बात को अपने एक्सप्रेशंस में छुपा लेते हैं कन्वे करने के लिए, उसे उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज इनकोडिंग। देन हाँ, अगर किसी ने कभी एलआर का पेपर सॉल्व किया होगा, लॉजिकल रीजनिंग व्हाट वी से, डेटा कलेक्शन, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग करके ये पेपर होता है, तो उसमें आपने देखा होगा कि सो एंड सो वर्ड इज कोडेड हैज दिस, सो हाउ विल दिस बी कोडेड? सो दिस इज व्हाट इज इनकोडिंग एंड डीकोडिंग। जो आपको पहला स्टेटमेंट दिया होता है कि राम इज रिटन एज 652, तो दिस इज राम को इनकोड किया गया है 652 में। तो अब इस 652 से जब आप वापस राम पे आते हैं, जैसे सपोज मैंने राम मुझे कहना है तो मैंने 652 लिखा, ठीक है, आपको पता है मेरा इनकोडिंग डिकोडिंग प्रोसेस, तो आप उस 652 को जब राम में वापस कन्वर्ट करते हैं तो दैट इज डिकोडिंग, ठीक है। देन चैनल डिसाइड होता है कि आपको कैसे उसे भेजना है। जब ये रिसीवर पे पहुंचता है तो वो उस चीज को डिकोड करता है एंड देन फीडबैक होता है। क्लियर? जैसे कंप्यूटर लैंग्वेज में जब कंप्यूटर को फॉर्मेट किया जाता है या कोई ऐसा टेक्निकल जार्गन होता है या कुछ ऐसी टेक्निकलिटी कंप्यूटर्स में की जाती है, तो आपने देखा होगा कि कुछ ब्लैक स्क्रीन पे ग्रीन रन होता रहता है, ग्रीन से या वाइट से टेक्स्ट रन होते रहते हैं। जब आप सपोज बेसिकली आपके सिस्टम को जब फॉर्मेट करना हो, किसी ने कभी अपने सिस्टम को फॉर्मेट होते हुए देखा है? किसी एक्सपर्ट के थ्रू? नहीं देखा है। जिसने भी देखा है आपने देखा होगा कि वो कुछ कीज प्रेस करते हैं, जिसके बाद होता क्या है, वो ब्लैक स्क्रीन पे कुछ ऐसे वर्ड्स और कुछ ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जो आप अगर पढ़ना चाहे तो आपको समझ में नहीं आएंगे क्योंकि वो कोडेड होते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज इनकोडिंग डिकोडिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन है मैसेज को समझना, सेंडर की क्रेडिटेबिलिटी एंड कैसे वो रिसीवर को इफेक्ट कर रहा है। एक पॉइंट था कंसिडरेट, जिसमें हमने क्या देखा था कि हमें रिसीवर के व्यू पॉइंट को साथ में लेकर चलना चाहिए। सो अब हम आते हैं 7 C's पे। 7 C's में सबसे पहला है हमारा क्लैरिटी। हमारे मैसेज में
ये जो आपने किया ना, यही नॉइज थी, ठीक है, करेक्ट, जिसे डिस्टर्बेंस भी कहते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन में, या बैरियर्स भी कहते हैं टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्लियर? सो मेरी ऑन गोइंग इफेक्टिव क्लास में आपका ये जेस्चर, ये पोस्चर एक बैरियर बना। समझ में आया? मत उधर देखो, आगे बैठे हो एक तो, समझ में आ रहा है? 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। पहला है क्लैरिटी। क्लैरिटी में क्या होता है? आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए, दैट इज इट शुड बी ब्रीफ, सिंपल एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल। क्लियर? दूसरा है वो कंप्लीट होना चाहिए। टाइम से सो और टाइम से उठो रे ओम, क्लास में बासी नहीं आएंगी, नहीं लियो? श्योर? कंप्लीटनेस। आपका मैसेज, मैंने अभी क्या बोला क्लैरिटी में, कि ब्रीफ होना चाहिए। ब्रीफ का मतलब क्या होता है? पता है मेरे सीए के क्लास में एक बच्चा था जिसको मैंने नाम दिया था मिस्टर डिक्शनरी। वो बंदा अपनी क्लास में हर दिन डिक्शनरी लेके आता था साथ में, एंड जहां मैंने कोई पूछा वर्ड, उसकी डिक्शनरी खुल के पहले प्रेजेंट रहती थी। ये एक जेस्चर मुझे उसका बहुत अच्छा लगा। ठीक है, पेपर में क्या करेगा, क्या पढ़ाई कर रहा है, कैसे उसका सब्जेक्ट कर रहा है, वो मुझे नहीं पता, बट उस एक जेस्चर से मुझे क्या इम्प्लीकेट हुआ? एक्टिवनेस नहीं है उसके में, एक चाह है, नए शब्द, क्या उसके में एक चाह है नई चीज सीखने की। समझ में आया? हम ये नहीं बोल रहे कि नेक्स्ट जैसे तुम लोग भी डिक्शनरी लेके बैठो, लेकिन ये सब बहुत छोटी छोटी और नॉर्मल यूजेबल वर्ड्स है। समझ में आया? ब्रीफ इज अ वेरी कॉमन वर्ड। सो क्लैरिटी था हमारा पहला 7C। दैट मीन्स कि आपके मैसेज जो आप कन्वे कर रहे हैं वो समझने लायक होने चाहिए, वो क्लियर होने चाहिए। दूसरा था हमारा कंप्लीटनेस, यानी कि आपका मैसेज कंप्लीट होना चाहिए। अभी मैंने कहा था कि शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए क्लैरिटी में। ठीक है, शॉर्ट एंड सिंपल का मतलब ये नहीं होता है कि आप रेलेवेंट चीज़ों को मिस कर दो। तो कंप्लीटनेस में यही चीज़ आती है कि आपको रेलेवेंट चीज़ें मिस नहीं करनी है। ये हो गया सेकेंड सी। थर्ड सी इज कंसाइजनेस। कंसाइजनेस मतलब होता है कि आपका कम्युनिकेशन छोटा होना चाहिए, शॉर्ट एंड सिंपल, व्हाट आई सेड। तो शॉर्ट एंड सिंपल में बात वही आती है। क्लैरिटी में बस ये है कि आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए। जैसे क्या होता है, बहुत ज़्यादा इट, यू, इन सब का यूज नहीं, वर्ड्स का उतना ही यूज करो जितना ज़रूरत है। ये मीनिंग होती है क्लैरिटी की। कंसाइजनेस का मतलब होता है कि मैसेज आपका शॉर्ट, स्वीट एंड सिंपल होना चाहिए। अगर आपको कहना है कि राम वहां पे है, तो राम वहां पे है सीधा बोलो ना, उसको घुमा के ये बोलने की जरूरत नहीं है कि राम एक लड़का है, वो एक जगह है, राम उस जगह पे है। इतना बोलने की क्या जरूरत है? जहां राम उस जगह पे है, इसी से समझ में आ जा रहा है ना कि राम एक लड़का और वो उस जगह पे है। क्लियर? सो दैट इज कंसाइजनेस, कि अपनी बात को जितना हो सके संक्षेप में बोलो, शॉर्ट में बोलो, लेकिन उस शॉर्टनेस में भी ये याद रखो कि आपकी बात कंप्लीट हो। राम वहां है, राम कहाँ है भाई? मैंने ये तो बोल दिया कि राम वहां है, बट कहाँ है राम? बट जब मैंने ये बोला कि राम उस जगह पे है या XYZ प्लेस पे है, सो अब ये चीज कंप्लीट हो गई ना। आपको पता है कि राम है और वो इस पर्टिकुलर प्लेस पे है। क्लियर? सो थर्ड था कंसाइजनेस।
कॉन्क्रीटनेस, कॉन्क्रीटनेस का मतलब क्या है कि आपका मैसेज फैक्ट्स एंड फिगर्स से सपोर्टेड होना चाहिए जहां जरूरत हो, यानी कि आपका मैसेज सॉलिड होना चाहिए, बिलीवेबल होना चाहिए। क्लियर? देन कर्टिसी, कर्टिसी का मतलब होता है रिसीवर के व्यू पॉइंट और उसकी फीलिंग्स को भी ध्यान में रखना। ठीक है? कर्टसी का मतलब होता है कि आप हमेशा पॉजिटिव होकर बात करते हैं, अगर कोई नेगेटिविटी भी है तो आप उस चीज को पॉजिटिवली कन्वे करें। एंड आपका आता है करेक्टनेस, आपकी बात आपके अकॉर्डिंग करेक्ट होनी चाहिए, वो सही समय पे जब उसे प्रेजेंट होना है वो तब प्रेजेंटेबल होनी चाहिए। ठीक है? सो द मैसेज इज एग्जैक्ट, करेक्ट एंड वेल टाइम्ड। इफ द कम्युनिकेशन इज करेक्ट इट बूस्ट अप कॉन्फिडेंस लेवल। अगर कहते हैं ना सही समय पे सही काम होता है तो उसका रिजल्ट आता है, सिमिलरली सही समय पे सही बात होती है तो उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ती है। क्लियर? एंड कंसिडरेट, अगेन ये रिसीवर व्यू पॉइंट से है कि आपको यू अप्रोच पे एम्फेसाइज करना चाहिए, यानी कि जब आप अपने मैसेज को ड्राफ्ट कर रहे हैं या आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आपको रिसीवर के व्यू पॉइंट को ध्यान में रखना चाहिए, रिसीवर को लेकर चलना चाहिए। जैसे कि एम्फेसाइज विद द ऑडियंस एंड एग्जिबिट इंटरेस्ट इन द ऑडियंस। मैंने मुझे पता नहीं आप लोग को याद है कि नहीं, मुझे याद है जब मैंने ये वर्ड आया था एम्फेसाइज, तो मैंने आपको 3 वर्ड्स कहा था, sympathize, empathize and empathize. If any one of you remember, मैंने इन 3 वर्ड्स को बैक टू बैक कहा था, sympathize, empathize and empathize. किसी की शक्ल देख के मुझे ये लग नहीं रहा है कि किसी को भी याद है। एम्पैथाइज में हम क्या करते हैं कि हम उनकी जगह पे खुद को रखकर उनकी सिचुएशन को फील करते हैं। सिंपैथाइज में हम क्या करते हैं कि अच्छा ठीक है उसका बुरा समय चल रहा है तो वी जस्ट सिंपैथाइज, हम सिर्फ उनसे कहते हैं कि हाँ ठीक है, बट हम उनकी प्रॉब्लम को डीपली या उनके सिचुएशन को डीपली नहीं समझते हैं। एंड एपैथाइज होता है कि हमें फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है? एपैथाइज इज व्हाट? वी आर इमोशनलेस टुवर्ड्स देयर सिचुएशन। क्लियर? सो कंसिडरेशन फॉर रिसीवर में क्या है कि हमें एम्पैथाइज होना चाहिए। जैसे अगर मैं आज आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, मेरी क्लास चल रही है, तो मैं अपने आप को आपकी जगह रखकर ये सोचूंगी कि व्हाट एज अ स्टूडेंट व्हाट आई विल एक्सपेक्ट फ्रॉम माई टीचर। ठीक है? हाउ टू डिलीवर द लेक्चर, किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए, आर ऑल दीज थिंग्स दैट आई विल वॉन्ट माई टीचर टू कन्वे और टू कैरी वाइल टीचिंग। समझ में आया? सो मैंने क्या किया, आप मेरे रिसीवर है, आप मेरे ऑडियंस है, तो मैंने आपकी जगह पे खुद को रखकर ये सोचा कि अगर मुझे इस पर्टिकुलर रिवीजन मैराथन से, इस रिवीजन सेशन से मुझे अपनी टीचर से क्या चाहिए। क्लियर हुआ? सो दिस इज व्हाट इज कंसिडरेशन फॉर रिसीवर। एंड कर्टसी क्या होती है कि मैं एज अ स्पीकर ये ध्यान रख रही हूं कि मैं जो भी बोल रही हूं वो आप तक बेस्ट पॉसिबल वे में डिलीवर हो, आपको बेस्ट पॉसिबल वे में समझ में आए। क्लियर? तो ये थे हमारे 7 C's। रिविजन करें एक बार। कोई एक सी बताइए। क्लैरिटी ऑफ, एक्सप्लेन करिए। बैठिए। उन्नति, कंसाइजनेस ऑफ मैसेज, एक्सप्लेन करो। मैसेज शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल। प्रशांत, एक्सप्लेन करो। सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन शुड फॉर्म अ पार्ट ऑफ योर मैसेज। हर्ष,
consideration for receiver. मैम हमें मी अप्रोच की जगह यू अप्रोच यूज करना चाहिए. करेक्ट, आई अप्रोच नहीं यू अप्रोच होना चाहिए कंसिडरेशन. सो कितना हमने देखा? क्लैरिटी देखी, कंसाइजनेस देखा, कंप्लीटनेस देखा एंड कंसिडरेशन देखा. अब बचा है 3. आप बताओ. करेक्टनेस एक्सप्लेन करो. नहीं, करेक्टनेस का मतलब होता है क्या? बेटा थोड़ा पीछे जाओ तो. क्या पीछे जाने नहीं बोले हैं तुम्हें यहाँ बैठने बोले हैं. बहस मत करो, चुपचाप बैठ जाओ. पीछे घूमो, बस को तो बैठाओ, बैठ जाओ. क्यों पीछे जाए? बुलाए तुमको भी उधर अभी बीच में. सीए वाले बच्चों से आते जाते मुलाकात होगी तो समझ जाना उनका लास्ट का 2 हफ्ता ऐसे ही बीता है. इतना परेशान कर दिया था उन्होंने मुझे, और मेरी तबीयत भी उस समय बहुत खराब थी. हम लिटरली बोल भी नहीं पा रहे थे. ठीक है, सो यही एक चीज मैंने उनके साथ की है और अब यही एक चीज मैं आप लोग के साथ शुरू से ही कर दूंगी. तो नहीं करना है तो शांत से बैठो पूरी क्लास में. और ये तीसरी बार था तब मैंने तुम्हें किया है. नेक्स्ट था करेक्टनेस. करेक्टनेस में इसने बोला सामने वाली को हमारी बात समझ में आनी चाहिए. ये नहीं है. करेक्टनेस में ये होना चाहिए कि हम जो बात बोल रहे हैं वो हमारे अकॉर्डिंग सही होनी चाहिए. ठीक है, हम बिलीव तो अगेन बात हो गई ना कि यू अप्रोच आ गया वो. ठीक है, करेक्टनेस में ये है कि हम जो चीज बोल रहे हैं वो हमारे अकॉर्डिंग सही है कि नहीं. अगर आज आपने मुझे कुछ बताया, ठीक है, XYZ आपने मुझे बोला कि मैम इतना कट ऑफ आया है पेपर का. सो मैं आप पे, अब मेरे पास 2 ऑप्शन है. या तो मैं आप जो बोल रहे हो मैं सीधा उस पर बिलीव कर लूं, या मैं आपसे फैक्ट्स एंड फिगर्स मांगू कि आप अपनी बात को प्रूव दीजिए कि आपको कहां से पता चला कि इतना आया या ये आया. ठीक है, सो करेक्टनेस होती है ये कि जब आप अपनी बात को फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ प्रूव करते हो तो दैट इज करेक्टनेस. क्लियर? आप अपने बात को बिलीव कराने के लिए सपोर्टेबल एविडेंस देते हैं, दैट इज करेक्टनेस. और बोलो रियोम. यस मैम, हमको पता है. 7 C's में अब 2 C's बचे हैं. बोलो ऊपर देखो. कंक्रीटनेस होनी चाहिए मैसेज की. अच्छा, कंक्रीटनेस क्या है? मैसेज आपका सॉलिड होना चाहिए. ठीक है, यानी कि जो भी आप बोल रहे हो, बेसिकली करेक्टनेस और कंसिडरेशन में कंक्रीटनेस में फर्क बस इतना सा है कि कंक्रीटनेस में आप फैक्ट्स एंड फिगर्स को सपोर्ट करते हो एंड करेक्टनेस में आप ये देखते हो कि आप जो बोल रहे हो वो आपके अकॉर्डिंग सही है. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंक्रीटनेस एंड करेक्टनेस. करेक्टनेस में आपके अकॉर्डिंग सही होना चाहिए, आप उस पर बिलीव कर सको. जो बात आप सुन रहे हो या जो इंफॉर्मेशन आपने ढूंढी है आप उस पर बिलीव कर पा रहे हैं. एंड कंक्रीटनेस में क्या होता है? आप फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ सामने वाले को एक प्रूफ देते हैं. ठीक है, लास्ट क्या बचा? कर्टसी. कर्टसी क्या होती है आप बताएंगे? कर्टसी में ये होता है कि हमें सामने वाले की फीलिंग्स को भी ध्यान में रखते हुए चलना चाहिए. ठीक है, सो दिस इज द 7 C's. क्लैरिटी, कंप्लीटनेस, कंसाइजनेस, करेक्टनेस, कर्टसी, सॉरी concreteness, इधर है करेक्टनेस एंड देन कंसिडरेशन. क्लियर? 7 C's क्लियर हो गया? कोई जरूरी नहीं है कि ये इस लाइन में ही हो, लेकिन यही 7 C's लिखने हैं. नंबरिंग ऊपर से नीचे हो सकती है, बट दीज आर द 7 C's which form the part of communication. Yeah?
और कोई डाउट? टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन था, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ये हमने देख लिया कि क्या होता है। आई होप सबको क्लियर है। लाइव सेशंस में भी बच्चों को क्लियर है इंटरनल एक्सटर्नल? कोई डाउट? कम्युनिकेशन फ्लो, डाउनवर्ड, अपवर्ड, डायगोनल एंड हॉरिजॉन्टल। डाउनवर्ड एंड अपवर्ड जो है ये आता है आपका वर्टिकल कम्युनिकेशन, ठीक है। बेसिकली कम्युनिकेशन फ्लो के 3 डायरेक्शंस होते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। वर्टिकल कम्युनिकेशन, मैं आपका नाम बोल रही हूँ, सोनाली, हाँ बोलो। तब तक आप मुझे बताएंगे डाउनवर्ड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है? जो सेम लेवल पे होता है। किसी ने यहाँ पे लाइन ऑर्गेनाइजेशन का डायग्राम देखा है कभी? यार कॉमर्स स्टूडेंट ही हो ना, ऑर्गेनाइजेशन में तो कभी ना कभी तो देखा ही होगा। लाइन एंड स्टाफ, लाइन, इन सब में डायग्राम्स तो देखा ही होगा। याद नहीं है तो ऐसे बोलो कि मैम याद ही नहीं है, भूल गए सब। लेकिन ना देखा हो कॉमर्स स्टूडेंट होते हुए ये तो हम नहीं मान सकते हैं। नहीं, स्केलर चेन आता है तुम्हारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, याद है? हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स। तुम गलत समझ रहे हो, हम तो तुम जो कन्वे कर रहे हो वो हम समझ रहे हैं, लेकिन तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर ही गलत दे रहे हो। सो कहाँ थे हम? लाइन पे, ठीक है। हो ही नहीं सकता है बच्चे। अगर आपने एक कॉमर्स स्टूडेंट रहे हैं, अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हैं, ठीक है, अगर आपने बिजनेस मैनेजमेंट करके या कॉमर्स करके कुछ पढ़ा है, आपका बोर्ड कौन सा है? CBSE था, तो ऑब्वियसली आपके में बिजनेस स्टडीज करके शायद ये सब्जेक्ट होता है। हमारे ICSE में ये कॉमर्स करके सब्जेक्ट होता है, ठीक है। लाइक सो दोनों में ही पढ़ा होगा, क्योंकि ये मैनेजमेंट के बेसिक 5 फंक्शंस का एक फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आप पढ़ते हैं कि किस तरह से एक कंपनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शंस होती हैं, यानी कि किस तरह से वो अपनी वर्किंग को ऑर्गेनाइज कर सकती है, अपने स्टाफ्स को ऑर्गेनाइज करती है। बच्चे मैंने बता दिया ऑर्गेनाइजिंग होता है, लेकिन वही मैं बता रही हूँ कि ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपने ये पढ़ा होगा, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पता नहीं है, वो याद नहीं है तो मेरी ओम। सो लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज बेसिकली दैट गोज फ्रॉम अप टू डाउन और डाउन टू अप इन अ वर्टिकल फॉर्म। लाइन एंड स्टाफ होता है जहां हर लाइन पे डिफरेंट स्टाफ्स अवेलेबल होते हैं। समझ में आया? चलो, कमिंग बैक टू कम्युनिकेशन फ्लो, करेक्ट जतिन, ये आपने 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बताए हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। तो इसी में ऑर्गेनाइजेशन में आपने पढ़ा होगा लाइन एंड स्टाफ एंड अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कमिंग बैक टू कम्युनिकेशन फ्लो, वर्टिकल याद आया आपको सोनाली? वर्टिकल नाम से ही बहुत सिंपल है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। वर्टिकल मींस इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम अप टू डाउन और डाउन टू अप, जो सुपरिटेंडेंट सबॉर्डिनेट या सबॉर्डिनेट सुपरिटेंडेंट वाली बात इन्होंने बोली थी। इसी में जब अगर फ्लो, अब जैसे हमारे बीच जो फ्लो होता है वो वर्टिकल कम्युनिकेशन है। जब टीचर स्टूडेंट से बात कर रही है तो दैट इज
डाउनवर्ड फ्लो, और जब स्टूडेंट टीचर से बात कर रहा है तो दैट इज अपवर्ड फ्लो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या हुआ, आप जब आपस में बात करते हैं या हम टीचर्स जब आपस में बात करते हैं तो दैट इज हॉरिजॉन्टल फ्लो। और डायगोनल फ्लो क्या होता है, जब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं कम्युनिकेशन में। अगर आपको याद होगा तो मैंने प्रोडक्शन एंड सेल्स डिपार्टमेंट का एग्जाम्पल दिया था, जहां पे मैंने ये कहा था कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एक पर्सन सेल्स डिपार्टमेंट के एक पर्सन से बात कर रहा है हायर लेवल अथॉरिटी या लोअर लेवल अथॉरिटी के, सो दैट इज डायगोनल। डायगोनल की लाइन किस तरह जाती है, दिस गोज समवट लाइक दिस। तो इसमें क्या होता है कि डिपार्टमेंट्स भी अलग होते हैं और पोस्ट भी अलग होती है। क्लियर, कम्युनिकेशन फ्लो क्लियर हुआ। उस समय आप सबको डायगोनल फ्लो में ज्यादा डाउट था, तो आई होप अब आप सबको क्लियर है कि डायगोनल फ्लो होता क्या है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम डायगोनल फ्लो ही समझने में आ रही थी। क्लियर है, सिर्फ किसी भी लेवल का बंदा किसी भी लेवल से बात कर सकता है, लेकिन बस डिपार्टमेंट्स अलग होने चाहिए, क्योंकि अगर वो अपने ही डिपार्टमेंट में डिफरेंट लेवल पे बात कर रहा है तो वो वर्टिकल हो गया। डिफरेंट लेवल पे बात कर रहा है अपने ही डिपार्टमेंट में, अगर सेम लेवल पे बात कर रहा है तो वो हॉरिजॉन्टल होगा, फिर उसमें डिपार्टमेंट्स का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, डिपार्टमेंट का रोल आता है सिर्फ वर्टिकल और डायगोनल समझाने में कि वो डिफरेंट लेवल पे तो बात कर रहा है। अब डिपेंड करता है कि वो अपने डिपार्टमेंट में अगर बात कर रहा है तो वो वर्टिकल है, अगर वो डिफरेंट डिपार्टमेंट में बात कर रहा है तो वो डायगोनल है। हॉरिजॉन्टल में डिपार्टमेंट का चक्कर इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो सेम लेवल से मतलब होता है। अब वो सेम लेवल के दो एम्प्लॉइज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के भी हो सकते हैं। सपोज दो डिफरेंट डिपार्टमेंट के मैनेजर्स एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो वो भी हॉरिजॉन्टल है। समझ में आया? सो डिपार्टमेंट का रोल बेसिकली आता है एक्सप्लेनेशन में वर्टिकल और डायगोनल। वर्टिकल इज हाँ, क्योंकि लेवल सेम है। समझ में आया? हाँ, एक ही कंपनी के दो डायरेक्टर्स अगर आपस में बात कर रहे हैं तो दैट इज हॉरिजॉन्टल। क्यों? क्योंकि उनकी पोस्ट सेम है। लेवल का मतलब क्या है? पोस्ट। ठीक है, जैसे दो डायरेक्टर्स अगर आपस में बात कर रहे हैं तो दैट इज हॉरिजॉन्टल। क्लियर? अगर एक डायरेक्टर प्रोडक्शन मैनेजर से बात कर रहा है तो वो कौन सा कम्युनिकेशन हुआ? करेक्ट, वो हुआ डायगोनल कम्युनिकेशन, क्योंकि डिपार्टमेंट्स भी अलग हैं एंड पोस्ट्स भी अलग हैं। ठीक है, एक हायर अथॉरिटी तो एक लोअर अथॉरिटी के पोस्ट पे है। और अगर एक प्रोडक्शन मैनेजर फैक्ट्री मैनेजर से बात कर रहा है, या बेटर एग्जांपल इसको इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, अगर एक प्रोडक्शन मैनेजर एक प्रोडक्शन एम्प्लॉई से बात कर रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सेम ही है, सिर्फ लेवल चेंज हुआ है, तो वो डाउनवर्ड हुआ, क्योंकि सेम डिपार्टमेंट प्रोडक्शन मैनेजर ही प्रोडक्शन एम्प्लॉई से बात कर रहा है तो वो वर्टिकल कम्युनिकेशन हुआ और उसमें भी डाउनवर्ड। और यही अपोजिट होता तो वो अपवर्ड कम्युनिकेशन होता। क्लियर? अच्छा, दूसरी चीज, आपको शायद प्रैक्टिस शीट्स प्रोवाइड की गई होंगी इंस्टीट्यूट की तरफ से, कुछ ऐसा प्रैक्टिस शीट्स वगैरह आपको मिली होंगी। अगर नहीं मिली है तो आप बाहर बात कर लीजिएगा। ठीक है, या पहले मिली होंगी, या जो मटेरियल मिला है उसमें जो प्रैक्टिस शीट्स वगैरह है। हाँ, तो वेबसाइट्स पे है ना, तो वो सब भी करिए। अच्छा, ठीक है, मैं देखती हूँ यहाँ से अगर कुछ होगा तो मैं अवेलेबल कराती हूँ। अदरवाइज आपके इंस्टीट्यूट की बुक्स वगैरह है जो यहाँ से भी है एंड जो CSET की ज़्यादा नहीं है, मैं देखती हूँ मैं क्या करा सकती हूँ। ठीक है, सो एक कंसेप्ट है कम्युनिकेशन में जौहरी विंडो का। ठीक है, जिनके
इन्वेंटर्स कह लीजिए या फाउंडिंग जिसकी की थी जोसेफ एंड हैरी हिंगम ने, इनके ही नाम को मिलाकर इस विंडो का नाम पड़ा है, दैट इज जॉहरी विंडो। ठीक है, ये दोनों साइकोलॉजिस्ट थे, जोसेफ लुफ्ट एंड हैरी हिंगम, जिन्होंने 1955 में इस मॉडल को डेवलप किया गया था। इस मॉडल का बेसिक पर्पस क्या है? एक पर्टिकुलर पर्सन के बिहेवियर को समझना। ठीक है, इस मॉडल का बेसिक रोल इज टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल, यहाँ आप जितने बच्चे बैठे हैं, आप सबका एक जौहरी विंडो बन सकता है। ठीक है, सो एवरी पर्सन हैज इट्स ओन रेस्पेक्टिव विंडो। ये विंडो आपका 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। ठीक है, अब होता क्या है, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें सिर्फ और सिर्फ हमें पता होती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो सिर्फ दूसरों को पता होती हैं, और कुछ ऐसी बातें होती हैं जो दोनों को पता होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो दोनों से छुपी होती हैं। ठीक है, सो कुछ ऐसा ही कंसेप्ट लेकर ये 2 साइकोलॉजिस्ट आए थे, जौहरी लुफ्ट और हैरी हिंगम। अगर आप इस विंडो को ठीक से देखें तो इसमें क्या है, मैंने कहा कुछ बातें होती हैं जो आपको पता होती हैं, कुछ बातें होती हैं जो आपसे छुपी होती हैं, कुछ बातें होती हैं आपके ही बारे में जो दूसरों को पता होती हैं, और कुछ बातें ऐसी होती हैं आपके बारे में जो दूसरों से छुपी होती है। सो जब चीजें दोनों को पता है, यानी कि आपको भी पता है और आपके फेलो में को भी पता है, तो वो होता है ओपन एरेना। ठीक है, ओपन एरिया या ओपन एरेना। क्लियर? जब वो बातें आपसे छुपी होती हैं लेकिन आपके फेलो मोइट्स को पता होती हैं आपके बारे में, पहली बात तो याद रखो कि जौहरी विंडो में हम जिन भी बातों की बात करेंगे वो आपके बारे में होगी। ठीक है, एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में होगी। जैसे सपोज आप बनारस में रहते हैं, ठीक है, ये आपको भी पता है आपके बारे में, और ये आपके फेलो मेट्स को भी पता है, तो दैट इज ओपन एरेना। क्लियर? फिर आप कितने बजे सोने जाते हैं या आप किस समय पे क्या काम करते हैं, ये आपको पता होती है, बट आपके फेलो मेट्स को नहीं पता होती है। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, आपका टाइम शेड्यूल किसी और को नहीं पता होगा, वो सिर्फ आपको और आपको ही पता होगा। या चलिए आपका टाइम शेड्यूल पता है, लेकिन अगर उसमें कोई चेंज आता है तो वो सिर्फ आपको पता होगा। क्लियर? उनको तब पता चलेगा जब वो चीज एग्जीक्यूट हो जाएगी, यानी कि जो चेंज आपके टाइम शेड्यूल में आया है वो एक्चुअली जब हो जाता है। जैसे सपोज आज आपकी क्लास है 9:30 बजे, ये आपके फेलो मेट्स को, आपके घर में आपके पेरेंट्स को पता है कि मेरा बेटा 9:30 बजे या मेरी बेटी 9:30 बजे की क्लास जाएगी। बाय एनी चांस, ठीक है, क्लास, घर से क्लास के बीच कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है, कि आप क्लास नहीं पहुंच पाते हैं। सो ये चीज एज अ टीचर और इंस्टीट्यूट वालों को तब पता चलेगी जब आपने क्लास अटेंड नहीं की है। सो तब तक के लिए ये क्या है, हिडन एरेना है, क्योंकि ये आपके फेलो मेट्स या दूसरे लोगों को नहीं पता है। क्लियर? सो ये सेक्शन में क्या हुआ, ठीक है, ये हो गया हिडन एरेना और हिडन पैकेज। क्लियर? फिर आता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या, एक पर्सन जो ब्लाइंड होता है उसका क्या होता है, उसे नहीं दिख रहा होता है बट बाकी सबको दिख रहा होता है। सिमिलरली कुछ ऐसी बात आपके बारे में जो आपको नहीं पता है बट दूसरों को पता है। जैसे कि आपने कई बार प्रैंक्स वगैरह देखे होंगे, किसी के पीछे कोई पेपर स्टिक करके चल देता है, तो वो पेपर स्टिक हुआ, उस पर क्या लिखा है वो उस पर्टिकुलर पर्सन को नहीं पता है बट
बाकी पूरी दुनिया उस चीज को पढ़ पा रही, तो वो है ब्लाइंड स्पॉट उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए। ठीक है, तो वो प्रैंक क्या था, वो ब्लाइंड स्पॉट है उस पर्टिकुलर पर्सन के। जब वो उसको पता चल जाता है कि उसके पीछे भी पेपर स्टिक है या क्या लिखा है वो इंसिडेंट के बारे में, तो वो हो जाता है ओपन एरेना। ठीक है, ये हो गया आपका ब्लाइंड स्पॉट। और लास्ट आता है अननोन, यानी कुछ चीजें जो ना आपको पता होती हैं आपके बारे में और ना सामने वाले को। जैसे कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन आपको अगर दी गई है तो आप उसमें किस तरह से रिएक्ट करेंगे, ये ना अभी आपको पता है ना मुझे पता है, क्योंकि वो सिचुएशन ही अभी हमें नहीं मालूम है। ठीक है, जब वो सिचुएशन पता चलेगी तब क्या होगा कि सामने वाला जिस पे वो सिचुएशन आई है उसे पता चल जाएगा कि वो कैसे रिएक्ट करेगा, तो वो कौन सा हो जाएगा, हिडन एरेना आएगा। ठीक है, और जब वो ऐसे रिएक्ट कर देगा तो मुझे भी पता चल जाएगा कि उसने उस सिचुएशन में किस तरह का रिएक्शन दिया, तो वो आ जाएगा ओपन एरेना। क्लियर? सो अगर आपने मेरे एग्जाम्पल में नोट किया होगा तो कोई भी पर्टिकुलर पर्सन किसी भी एक विंडो में फॉरएवर स्टक्ड नहीं रहता है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। क्लियर? सो दिस इज जॉरी विंडो। 4 एरियाज होते हैं, ओपन एरेना, हिडन एरेना, ब्लाइंड स्पॉट एंड अननोन। ठीक है, फिर यहां पे क्या है, कुछ 55 एडजेक्टिव्स की बात की गई है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ये क्या एडजेक्टिव्स है, ये एक पार्टिसिपेंट को डिस्क्राइब करने के लिए है। ठीक है, जैसे स्पॉन्टेनियस, व्हाट इज स्पॉन्टेनियस? करेक्ट, ऑन द स्पॉट। फिर आता है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी किस तरह से हम अपनी बात को कन्वे कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन होता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल में आता है रिटन, ओरल या विजुअल या ऑडियो विजुअल, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है योर एक्सप्रेशन। ठीक है, जहां आप शब्दों का इस्तेमाल ना करके अपनी बात को बताते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन में रिटन, ओरल हमने देख लिया था। ऑडियो विजुअल एंड विजुअल में क्या होता है? विजुअल क्या होता है, जो सिर्फ आप देख रहे होते हैं, जैसे पीपीटीज, प्रेजेंटेशंस वगैरह होती है, या आप जब बुक्स वगैरह पढ़ रहे होते हैं, तो वो है विजुअल कम्युनिकेशन। ऑडियो विजुअल में क्या होता है कि आप देख भी रहे हैं, आप सुन भी सकते हैं, जैसे कि ये क्लास सेशन जो चल रहा है, आपको दिख भी रहा है मटेरियल, आप उस चीज को सुन भी सकते हैं। ठीक है, और नॉन वर्बल क्या होता है? नॉन वर्बल हो गया आपका फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, पोस्चर्स, आई कांटेक्ट है। ठीक है, यही सब चीजें हैं, आपका फिजिकल अपीयरेंस है। नॉन वर्बल हो गया बिना शब्दों के प्रयोग, जब आप कम्युनिकेशन करते हैं तो वो होता है आपका नॉन वर्बल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। फिर चॉइस ऑफ मीन्स एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि चैनल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, आपका जो मैसेज है वो किस तरह से सामने वाले को पहुंचेगा, उसका क्या जरिया होना चाहिए। टेलीफोन है, रिटन टेक्स्ट है, ईमेल्स है, ठीक है, लेटर्स है। तो आपके कम्युनिकेशन के लिए बेस्ट फिट चैनल क्या है, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे? डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन साइज एंड पॉलिसी पे। अगर ऑर्गेनाइजेशन की साइज बहुत बड़ी है, ठीक है, तो हम रिटन कम्युनिकेशन को प्रेफर करते हैं, whereas अगर ऑर्गेनाइजेशन की साइज छोटी है तो हम ओरल कम्युनिकेशन करते हैं। फिर एक होता है आपका मैसेज की इम्पोर्टेंस, ठीक है, यानी कि आपको जो बात कन्वे करनी है वो आप चाहते हो कि इंस्टेंटली पहुंचे, या वो एक प्रोटोकॉल फॉलो करके आराम से भी पहुंचेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, देन आता है कॉस्ट फैक्टर। अगर आपने कभी पढ़ा होगा कॉमर्स में तो आपने देखा होगा कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए या तो कंपनी ऑलरेडी बिल्ट चैनल्स यूज कर सकती है या वो अपनी खुद का चैनल बिल्ड करती है। ठीक है, अगर कंपनी के पास इतनी कैपेसिटी है, इतना
फाइनेंशियल स्ट्रांग है वो कंपनी, तो वो क्या करती है, अपने खुद का डिलीवरी सर्विस भी शुरू कर लेती है। इंस्टेड ऑफ आउटसोर्सिंग दैट सर्विस, वो उसके लिए भी एक सेक्शन बना लेती है। आपको आउटसोर्सिंग का मतलब नहीं पता है? आउटसोर्सिंग का मतलब नहीं पता है? नहीं पता है तो पूछो, क्योंकि आपके एक्सप्रेशन से समझ में आ गया था। मैंने जैसे ही वो वर्ड बोला, यू हैड अ डिफरेंट एक्सप्रेशन। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है वो काम जो कि हम बाहर दे देते हैं, हम खुद ना करते हुए बाहर दूसरी कंपनी को दे देते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ उसी काम के लिए। जैसे कि हम क्या करते हैं, बड़ी बड़ी जैसे भी मैंने ट्रांसपोर्टेशन की बात की, तो जैसा मेरी कंपनी जो है, ठीक है, जो मेरी बिजनेस है, हम अभी अपनी डिलीवरी के लिए हम जो स्टैब्लिश कोरियर पार्टनर्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उनके यूज़ के थ्रू हम अपने बिजनेस के कोरियर पार्सल्स रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे पहुंचाते हैं, ठीक है। बट यही अगर मैंने खुद की एक कोरियर सर्विस शुरू कर ली है, मैंने एक सेक्शन बना दिया है, 4-5 बंदों को एम्प्लॉय कर दिया जो कि कुरियर का पूरा काम देखेंगे, तो फिर ये काम क्या है, ये भी इंटरनल हो जाता है, ठीक। सो आउटसोर्सिंग होता है एक्सपर्ट्स को कोई काम करने के लिए दे देना, ठीक। कॉस्ट फैक्टर, तो कॉस्ट फैक्टर यही होता है, अभी मेरी इतनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है कि मैं खुद का एक अलग सेक्शन कर सकूं जहां पे मैं अपना खुद का एक डिलीवरी सेक्शन भी सेट कर सकूं, ठीक है। सिमिलरली मैसेजिंग के लिए भी यही है। द मेन पॉइंट ऑफ टू बी कंसिडर्ड हियर वुड बी टू इवैल्यूएट वेदर द कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन सेंडिंग द मैसेज वुड बी कमेंस्यूरेट विद द रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड। कमेंस्यूरेट का मतलब, हाँ किसी ने कुछ बोला, कुछ मैम आया था सुनने में, कुछ बोला है, कुछ है तो पूछो। कमेंस्यूरेट का मतलब क्या होता है कि इज इट वर्दी, ठीक है, या वो उसको मैच करेगा कि नहीं। सपोज अगर मैंने 1000 रुपए अपने कम्युनिकेशन में लगाए हैं, तो क्या उससे मिलने वाला रिजल्ट मेरे उस 1000 रुपए के वर्थ में है या नहीं, ठीक है। सो दिस इज द कॉस्ट फैक्टर। अगर मुझे वो मिलने वाला रिजल्ट अगर उस 1000 रुपए के वर्दी नहीं है, तो मैं वो 1000 रुपए इन्वेस्ट नहीं करूंगी उस मैसेज को भेजने में, फिर मैं और कोई चीप मीन्स ढूंढूंगी। सो ये सब चीजें क्या है, चॉइस ऑफ मीन्स एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन। देन वही मीडियम्स है, ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग, मोबाइल फोन्स, पीडीएस, फोरम्स, ब्लॉग्स, स्काइप, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अच्छा, एक चीज आता है सिंक्रोनस और असिंक्रोनस कम्युनिकेशन। कभी सुना है इस चीज के बारे में? सिंक्रोनस और असिंक्रोनस, एवर हर्ड अबाउट दिस? नहीं। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन होता है वो कम्युनिकेशंस जहां पे एक टाइम सेट होता है कम्युनिकेशन का, ठीक है। और असिंक्रोनस वो होता है जो कि इंस्टेंट होता है, क्लियर। जैसे कि जब आप चैट करते हो तो उसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है ना आपके फ्रेंड के साथ कि हम 10 बजे ही चैटिंग करेंगे, क्लियर। लेकिन अगर आपको, जैसे हमारी ये क्लास होनी है तो इस मीटिंग का टाइम फिक्स्ड है ना कि 9:30 बजे होनी है, तो स्काइप मीटिंग्स इज अ एग्जाम्पल ऑफ सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, वेयरएज असिंक्रोनस कम्युनिकेशन होते हैं जिनकी कोई टाइमिंग्स फिक्स नहीं होती है, ठीक है। जब आप कोई पर्सनल कॉल करते हो या पर्सनल वीडियो कॉल कर रहे हो तो उसकी कोई टाइम तो फिक्स होती नहीं है। जब अपने फ्रेंड्स या अपने फैमिली से बात कर रहे हो तो ऐसा नहीं है ना कि 10 बजे ही करना है, या आप पहले से उनको टाइम दिए होते हो कि 10 बजे मैं कॉल करूंगा या करूंगी। आप इंस्टेंट फोन उठाते हो, मन किया कॉल कर लिया। लेकिन यही अगर कोई फॉर्मल मीटिंग करनी है तो आप एक पहले से एक प्री डिसाइडेड टाइम सेट होता है कि इतने बजे सबको प्रेजेंट होना है। सो सिंपल सी बात यह है कि अगर किसी भी कम्युनिकेशन के लिए पहले से टाइम सेट है तो वो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन होता है। सिंक्रोनस क्या है, आप एक सिंक में काम कर रहे हो, ठीक है। और असिंक्रोनस हो गया कि आपका कोई सिंक नहीं है, आप बस जब में है तब आप कर रहे हो, ठीक है। सिंक्रोनस और असिंक्रोनस, SYNCHRONOUS, और उसी के आगे ए लगाना है तो वो असिंक्रोनस हो जाएगा, ठीक है। लास्ट है हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, वर्टिकल, सर्किट, चेन, व्हील एंड स्टार नेटवर्क। वर्टिकल नेटवर्क बहुत क्लियर है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जब कम्युनिकेशन होगा।
सर्किट नेटवर्क क्या है? ऑब्वियसली कम्युनिकेशन इज अ सर्कुलर फ्लो. कम्युनिकेशन इज सेड टू बी कंप्लीट when the receiver sends the message sender sends the message and receives a feedback, then only the communication is said to be complete. So obviously वो एक circular network है. सर्कुलर और वर्टिकल नेटवर्क में मेन डिफरेंस इज अबाउट द पोस्ट. ठीक है, वर्टिकल नेटवर्क इन्वॉल्व्स पीपल विद डिफरेंट पोस्ट, बट वो एक अब आपका वर्टिकल नेटवर्क भी आपका सर्किट नेटवर्क हो सकता है. क्यों? क्योंकि आप जब अगर आप आपका सुपीरियर मैसेज भेज रहा है और सबऑर्डिनेट से उसको रिस्पॉन्स मिल रहा है, दैट इज द सर्किट नेटवर्क. बट अगर सुपीरियर ने सिर्फ सबऑर्डिनेट को मैसेज भेजा है बट उससे कोई फीडबैक नहीं आया है, तो वो क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ तब सिर्फ वर्टिकल होगा. क्लियर? सर्किट क्लियर? चेन नेटवर्क होता है जब वो कम्युनिकेशन फ्लो एक प्रोसेस या एक प्रोटोकॉल फॉलो करता है. जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था स्कूल का, कि जहां पे अगर एक स्टूडेंट को कोई कंप्लेन है और उसे प्रिंसिपल तक बात पहुंचानी है, तो वो सीधा जाके प्रिंसिपल के दरवाजा खोल के नहीं खड़े हो सकता है प्रिंसिपल रूम का कि मुझे बात करनी है. ही हैज टू फॉलो और शी हैज टू फॉलो अ प्रोटोकॉल, जहां पे वो शायद पहले अपनी टीचर के पास जाएगा, उसकी टीचर प्रिंसिपल के ऑफिस में खड़े प्यून या दूसरे ऑफिस मेंबर्स से बात करेगी और फिर वो ऑफिस मेंबर्स प्रिंसिपल तक बात पहुंचाएगा एंड देन प्रिंसिपल को जब समझ में आएगा तो वो उस बच्चे को एक मीटिंग देंगे. सो दिस इज व्हाट इज चेन नेटवर्क. क्लियर? करेक्ट. गैंग प्लान होता है जब हम इस चेन को तोड़ के, गैंग प्लान इज इमरजेंसी कम्युनिकेशन, जब आप प्रोटोकॉल तोड़ के खुद सीधा अप्रोच करते हो. जैसे कि सपोज अगर स्कूल में कहीं आग लगी और एक बच्चे को दिख गया है, तो वो बच्चा अब प्रोटोकॉल नहीं ना फॉलो करेगा प्रिंसिपल तक पहुंचने के लिए. दैट्स एन इमरजेंसी सिचुएशन जहां पे वो बच्चा सीधा प्रिंसिपल के पास जाएगा कि सर ऐसे हो गया, क्योंकि उसको पता है कि प्रिंसिपल के ऑर्डर्स के बिना कुछ नहीं होना है. क्लियर? क्लियर गैंग प्लान क्या होता है? नेक्स्ट आता है व्हील नेटवर्क एंड स्टार नेटवर्क. जो आप कह रहे थे ना एक हेड होता है और उसके चारों, तो दैट इज दिस. ठीक है, व्हील नेटवर्क. व्हील नेटवर्क में क्या होता है? एक सेंटर पॉइंट होता है जहां से सबको इंफॉर्मेशन जाती है और सबसे इंफॉर्मेशन वापस उसी को आती है. जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजर. प्रोडक्शन मैनेजर जो है उसके अंदर भी, उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं. रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट होगा, देन मशीनरी वर्कर्स का डिपार्टमेंट होगा. ठीक है, तो अब क्या है? वो प्रोडक्शन मैनेजर इज द सेंटर हेड जो कि सबको सबका काम डेलीनेट करता है, सबको बताता है कि किसको क्या करना है और उस काम का फीडबैक वो उसी को वापस देते हैं. ठीक है, जैसे कि आप इस व्हील नेटवर्क में देख सकते हैं कि इस सेंटर से ही इंफॉर्मेशन जा रही है और सेंटर को ही वापस आ रही है. बाकी जितने भी लोग इस सर्कुलर नेटवर्क में कनेक्टेड है वो आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर सकते हैं. बट यही चीज टूट जाती है स्टार नेटवर्क में. व्हील और स्टार नेटवर्क में सिर्फ यही एक मेन डिफरेंस है कि जहां व्हील नेटवर्क में कम्युनिकेशन सेंट्रलाइज्ड होता है, स्टार नेटवर्क में कम्युनिकेशन डिसेंट्रलाइज्ड होता है. क्लियर? सबको कम्युनिकेशन नेटवर्क्स क्लियर हो गए? कोई? हाँ, चेन नेटवर्क आपका स्केलर चेन ही होता है. ठीक है, फिर बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, जो कि मैंने कहा था नॉइज या डिस्टर्बेंस होते हैं. अब इसमें दो चीजें थी जब हम क्लास के टाइम डिस्कस कर रहे थे, तो आपने क्या कर रहे थे? आप अंदर की क्वालिटीज बताने लग रहे थे. ठीक है, सो मैंने आपसे क्या कहा था कि आप एक ब्रॉड कैटेगरी बनाओ, जैसे कि लैंग्वेज बैरियर बनाओ. ठीक है, तो आप क्या कह रहे थे? आपने बोला इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स. ठीक है, पंक्चुएशन एरर. तो ये सब क्या हुआ? ये आपको ये बच्चों वाला काम लगता है. ठीक है, आपके लेवल पे ये चीज नहीं देगा कि आप एक पॉइंट लिख रहे हैं इम्प्रॉपर यूज ऑफ ग्रामर, फिर उसको अंदर एक्सप्लेन कर रहे हैं. नहीं, दिस ऑल कम्स अंडर योर लैंग्वेज बैरियर. ठीक है, सॉरी, लैंग्वेज बैरियर नहीं, दिस लैंग्वेज बैरियर हो गया आपका जब आप बात नहीं कर पाते हैं. जैसे कि अगर मुझे सिर्फ इंग्लिश ही आती है या मुझे सिर्फ फ्रेंच ही आती है और सामने वाले को सिर्फ हिंदी ही आती है, दैट इज लैंग्वेज बैरियर. ठीक है, ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया दैट इज सिमेंटिक बैरियर्स
लिंग्विस्टिक बैरियर्स, पैरालिंग्विस्टिक बैरियर्स होते हैं। एक आप ही ने मुझसे पूछा था ना पैरालिंग्विस्टिक बैरियर्स, और स्टेयर्स पे किसने मुझसे उस दिन एक दिन पूछा था, पता नहीं जिसका भी था। पैरालिंग्विस्टिक बैरियर्स क्या होता है? पैरालैंग्वेज जिसे हम कहते हैं। पैरालैंग्वेज का मतलब होता है आप जो बोल रहे हैं उसे आप किस तरीके से बोल रहे हैं, ठीक है? जो बोल रहे हैं वो नहीं, आप उसकी किस तरीके से बोल रहे हैं, द पिच, द टोन, ठीक है, दैट इज पैरालैंग्वेज। क्लियर? सो ये भी एक बैरियर होता है। आपको पता होना चाहिए कि आपको अपनी कम्युनिकेशन में किस समय अपनी पिच को नॉर्मल रखना है, कब हाई करना है, कब उसे लो करना है, ठीक, किस तरह से मैसेज को डिलीवर करना है कि वो उसकी इफेक्टिवनेस बढ़े। अगर मैं क्या है आती हूँ सिंपल सा पीडीएफ खोल के पढ़ने लग जाती हूँ तो दैट विल बी बोरिंग फॉर यू, ठीक है? मेरा सिंपली रीड करना इज अ पैरालिंग्विस्टिक जेस्चर, जहां पे मैं क्या कर रही हूँ अपने मैसेज को डिलीवर करने के लिए विदाउट एनी इमोशंस, विदाउट एनी एफर्ट्स, मैं सिर्फ आ रही हूँ एंड आई एम डूइंग अ रीडिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस दूसरा फेज क्या है इसका? एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए मैं सिर्फ इंग्लिश में या हिंदी में नहीं बात कर रही हूँ, मैं एक मिक्सचर में बात कर रही हूँ, दैट इज अ पैरालैंग्वेज टेक्निक, जहां पे अपने मैसेज को और इफेक्टिव करने के लिए, आपको बातें समझाने के लिए मैंने अपनी पिच को भी बार बार चेंज किया है। मैं एक सिनेरियो में सिर्फ आपसे इसकी ही बातें नहीं कर रही हूँ, सिर्फ क्लास की बातें नहीं कर रही हूँ, मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, सिनेरियोज चेंज कर रही हूँ सो दैट आप पूरे टाइम क्लास में बने रहें। समझ में आया? तो ये होता है पैरालैंग्वेज। आई थिंक आपकी इसके CSET वाली जो पीडीएफ आपके पास जो मटेरियल है उसमें ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से दी है, ठीक है? इसमें तो जैसे पासिंग जजमेंट्स, इम्प्लाइड मीनिंग्स, लैक ऑफ ट्रस्ट, ये सब क्या है एक पॉइंट, तो फिर दूसरे पीडीएफ में होगा, क्योंकि एक में मुझे याद है कि मैंने बैरियर्स के नाम करके लैंग्वेज, पैरालिंग्विस्टिक, ये सब ऐसे मैंने आपको सिमेंटिक बैरियर्स है, फिजिकल बैरियर्स होते हैं, ठीक है, इमोशनल बैरियर्स होते हैं, ये सब चीज़ मैंने आपको या तो फिर दूसरे उससे समझाई होंगी, ठीक है? सो दीज आर बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। बात दोनों में वही है, बस वे ऑफ प्रेजेंटेशन होता है। जब आप ये चीजें लिखते हो ना, फिजिकल बैरियर्स, और देन अंदर एक्सप्लेन करते हो इमोशनल बैरियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, सिमेंटिक बैरियर्स, पैरालैंग्वेज बैरियर्स, ठीक, तो उससे थोड़ा आपके लेवल का लगता है। अब आप छोटे बच्चे नहीं है, स्कूल गोइंग किड्स नहीं है कि आपको नहीं आ रहा है तो आप कुछ भी लिख दिए, नहीं, यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ, ठीक है? फिर वेज टू ओवरकम बैरियर्स है, वही चीजें हैं जो चीज बैरियर्स हैं उनका अपोजिट चीज आपका वेज टू ओवरकम है। जैसे अगर फिजिकल बैरियर्स क्या हुआ, डिस्टेंस होता है, ठीक है, तो डिस्टेंस को ओवरकम कैसे किया जाए? प्रॉपर नेटवर्किंग से। हर बार आप पास नहीं आ सकते हैं ना। अगर आपको यहाँ बैठे बैठे आपको अपने फ्रांस के किसी फ्रेंड से बात करनी है तो अब आप फ्रांस नहीं ना जाएंगे, जिनमें आया? तो फिजिकल बैरियर्स आर दिस। फिर लैंग्वेज बैरियर्स कैसे क्लियर होंगे? जैसे मैंने बोला कि अगर मुझे सिर्फ फ्रेंच ही आती है, आपको सिर्फ हिंदी ही आती है, तो विल हैव टू फाइंड अ, या तो हम ट्रांसलेटर से बात करेंगे, ठीक है? विल हैव प्रोक्सिमिक्स। प्रोक्सिमिक्स होता है आपका स्टडी ऑफ स्पेस, ठीक है? प्रोक्सिमिक्स होता है, क्रोमैटिक होता है, क्रोनोमिक होता है, हैप्टिक कम्युनिकेशन होता है। हैप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ टच, ठीक है? दीज आर डिफरेंट स्टडीज। पिच टोन के लिए आपका पैरालैंग्वेज होगा। प्रोक्सिमिक्स बैरियर होता है स्टडी ऑफ स्पेस। स्टडी ऑफ स्पेस में होता है सबसे पहले आपका इंटीमेट स्पेस। इंटीमेट स्पेस होता है जो कि जनरली हम अपने लवर्स या पार्टनर्स के साथ रखते हैं, वो स्पेस जिसमें मुश्किल से कुछ इंचेस का फासला होता है, ठीक है? देन आता है आपका, एक आता है आपका पर्सनल स्पेस, फिर आता है सोशल स्पेस, फिर आता है आपका पब्लिक स्पेस। आपका इंटीमेट के बाद आता है पर्सनल स्पेस, जहां पे हमारी वो जो दूरी होती है थोड़ी और बढ़ जाती है, जैसे कि हम अपने साथ बैठे कलीग्स के बीच जो हमारी स्पेसिंग होती है। बेसिकली स्पेस का मतलब होता है कि कितनी दूरी है हमारे और हमारे रिसीवर के बीच, ठीक?
सोशल स्पेस आता है, थोड़ी और दूरी होती है, आई थिंक 6 to 12 फीट्स होती है क्या सोशल, पता नहीं, याद नहीं है मुझे एग्जैक्ट कितने की होती हैं, बट इंटीमेट स्पेस जो होती है वो होती है इंचेस में, एंड देन आपकी पर्सनल होती है आपकी शायद 1 to 1.5 फीट्स आई गेस, एंड देन आता है आपका सोशल स्पेस, एंड देन आता है पब्लिक स्पेस। पब्लिक स्पेस हो गया आपकी जनरल क्राउड। क्लियर? हैप्टिक्स होता है स्टडी ऑफ टच, और ऐसी और भी डिफरेंट स्टडीज है, बट जो आप अगर पिच टोन की बात कर रहे हो, इफ यू रिमेंबर, इफ यू आर डिलीवरिंग मी करेक्टली द क्वेश्चन, सो पिच टोन इज रिगार्डिंग पैरा लैंग्वेज। ठीक है, पिच टोन होता है वॉइस मॉड्यूलेशन होता है जिसे हम कहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है ताकि हम अपने मैसेज डिलीवरी को और इफेक्टिव कर सके। ठीक है, एम्बिग्यूटी और डिस्टॉर्शंस। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है अनक्लियर। ठीक है, जब कोई चीज आपको क्लियर नहीं होती है तो वो होती है एम्बिग्यूस। एम्बिग्यूस का मतलब ये होता है, और डिस्टॉर्शन होता है टूटना, डैमेज होना। ठीक है, तो अब कम्युनिकेशन में अनक्लियर कैसे होता है ये तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, लेकिन डिस्टॉर्शन कैसे आता है? नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। कई बार आप बात कर रहे होते हो, नेटवर्क चला जाता है, या आपको सामने वाले की वॉइस नहीं आती है, सामने वाले को आपकी वॉइस नहीं आती है, तो दीज आर डिस्टॉर्शंस। ठीक है, और क्या होता है डैमेज में? चाइनीज विस्पर, जापानीज विस्पर कभी सुना है? किस तरह एक बात लास्ट तक पहुंचते पहुंचते कुछ और ही हो जाती है। सो दैट इज अ डिस्टॉर्शन। ठीक, सो एम्बिग्यूटी और डिस्टॉर्शन ये होता है। क्लियर? कौन से कौन सी चेन नेटवर्क में नियरेस्ट 2 पर्सन से कम्युनिकेट करते हैं? चेन नेटवर्क आपका कौन कौन सा है? वर्टिकल, सर्किट, देन चेन, व्हील एंड स्टार। तो कौन से neटवर्क में नियरेस्ट 2 पर्सन से कम्युनिकेट करते हैं, ये क्वेश्चन ही मुझे दीजिए, मैं लाइव सेशंस वालों के लिए भी इसमें पढ़ूं। This communication takes place among the members of a group, where every member of a group can communicate with the nearest 2 members. ठीक है, in which every member can communicate with the nearest 2 members. व्हील कम्युनिकेशन क्या होता है? जहां पे सेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन होता है, तो ये तो नहीं होगा। स्टार ऑप्शन ही नहीं है। चेन कम्युनिकेशन में क्या होता है कि एक प्रोटोकॉल फॉलो होता है जहां पे एक पर्सन दूसरे से, दूसरे पर्सन तीसरे से, तीसरा चौथे से करके मैसेज को करेक्ट पर्सन तक पहुंचाता है। सर्कुलर कम्युनिकेशन क्या होता है? जो सर्किट वाला था, बस ये क्या है कि कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। और लास्ट है हमारा फ्री फ्लो कम्युनिकेशन। फ्री फ्लो का मतलब होता है कि कहीं भी कोई भी बाउंडेशन नहीं है, दैट इज योर स्टार नेटवर्क। ठीक है, लेकिन हमसे क्या बोला गया है कि नियरेस्ट 2 पर्सन के साथ कम्युनिकेट करता है। अगर हम चेन तो होगा ही नहीं, अरे सॉरी चेन कह रही हूँ, व्हील तो होगा ही नहीं, सर्कुलर होगा ही नहीं, बचा आपका फ्री फ्लो, दैट इज स्टार कम्युनिकेशन। तो स्टार कम्युनिकेशन में कोई भी किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता है, तो नियरेस्ट 2 पर्सन वाली बात नहीं आती। तो दैट इज चेन कम्युनिकेशन, क्योंकि अगर मैं सेंटर हूं तो मैं अपने एक नीचे वाले से और एक अपने ऊपर वाले से बात कर सकती हूँ, तो मेरे नियरेस्ट तो यही दोनों हुए ना। क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है? ये कम्युनिकेशन एक ग्रुप के बीच प्लेस लेता है जहां पे हर एक पर्सन अपने नियरेस्ट 2 पर्सन से कम्युनिकेट कर सकता है।
तो नियरेस्ट 2 तो चेन में ऊपर और नीचे हो गया, क्लियर हुआ? सो वी एंड द क्लास हियर। और कुछ क्वेश्चन है? ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम रोज करेंगे, अभी फिलहाल आज के लिए टाइम ओवर हो चुका है। बेटा वर्टिकल कम्युनिकेशन हो सकता है जतिन, बट वर्टिकल आपके ऑप्शन में नहीं है। जो ऑप्शन में है, ये एक क्वेश्चन था कहीं से, तो ऑप्शन में जो होगा हमें वही डिस्कस करना है ना। Chronemics is also known as dash language. ऑप्शन है स्पेस, टाइम, बॉडी, आई। स्पेस मैंने आपको बताया इट्स प्रोक्सिमिक्स, टाइम, बॉडी एंड आई। एक होता है आपका काइनेसिक कम्युनिकेशन, ठीक है, काइनेसिक होता है आपका बॉडीली जेस्चर्स को लेकर, ठीक है। देन आपका आता है टाइम एंड आई। हैप्टिक्स मैंने बताया था टच का। एक है आपका क्रोनोमिक्स और एक होता है आपका क्रोमैटिक्स। अब आप ये दोनों खुद सर्च करके आएंगे कि क्रोनोमिक्स और क्रोमैटिक्स क्या होता है, और इसके बाद हम इसे देखेंगे। सो एक्चुअली आपने जो बॉडी लगाया है, बॉडी नहीं होगा, ठीक है। तो क्रोनोमिक्स और क्रोमैटिक्स, क्लियर? डन। सो वी एंड द क्लास हियर। हम कल मिलेंगे। जितने बच्चे लेट आए थे कृपया 9:30 से पहले आए, ठीक है, क्योंकि ऐसे मुझे भी डिस्टर्बेंस होता है, आपको भी डिस्टर्बेंस होता है।